नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सरकार के कुछ मीडिया को लेकर जो मंसूए हैं उन पर चर्चा करेंगे। सरकार जो यूट्यूब चैनल पर आकर अपनी बात कहते हैं या सही खबर प्रस्तुत करते हैं, अब उस पर भी बंदिश लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक बिल, ब्रॉडकास्ट बिल पास होने जा रहा है संसद में और इसकी गहराई से जो बातें हैं वो जाने माने यूट्यूबर रवीश कुमार के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर आपसे इस पर टिप्पणी भी चाहूँगा। आपको ये ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में क्या कहना है ये ज़रूर हमें बताएं और उसके बाद फिर मैं भी अपनी कुछ बात कहूँगा। देखिए, सुनिए भाई रवीश कुमार जी को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत सरकार यूट्यूबर को भी दबोचने की तैयारी कर रही है? मीडिया की गर्दन दबोचने और मरोड़ने के बाद आप गोदी मीडिया की मिमियाहट देख चुके हैं। अब यूट्यूब पर कुछ पत्रकार, कुछ विचारक, कुछ टिप्पणीकार, कुछ क्रिएटर तरह तरह से सरकार और आज के हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन सभी को ब्रॉडकास्टर नाम का एक पाजामा पहनाया जा रहा है। केवल पत्रकार ही नहीं, कॉमेडियन भी इसके दायरे में आ सकते हैं और वो लोग भी जो अपने कुकरी शो में दाल पकाते पकाते ये बता देते हैं कि साक्षी मलिक रोती रही मगर मीडिया हंसता रहा, किसी ने दिखाया नहीं। यूट्यूब आज के समय में स्वतंत्र आवाज की जगह है। अगर यह भी खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? क्यों ब्रॉडकास्ट बिल को यूट्यूबर के लिए खतरा बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कायदे से मोदी सरकार को बिल इस बारे में लाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य किया जाए कि वह हर साल 10 खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 10 बार जवाब देंगे। आप जानते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। विपक्ष तो उन पर यह भी आरोप लगाता है कि सदन में भी जवाब नहीं देते हैं। ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यह केवल हम जैसे यूट्यूबर पत्रकारों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आप जैसे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। आप वो दर्शक हैं जिनके पास स्वाभिमान बचा है। आपने गोदी मीडिया के गुलाम कंटेंट देखने से इनकार किया है। एक तरह से आजादी की यह लड़ाई आपने लड़ी है। अब यूट्यूबर को ब्रॉडकास्टर बनाकर उस पर तरह तरह के कानूनी प्रावधान डालकर सरकार आपके पीछे भी आती नजर आ रही है। ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर उनमें जरा भी दम है तब आप जैसे दर्शक नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जब सूचना नहीं होगी, सूचना पवित्र नहीं होगी और स्वतंत्र नहीं होगी तो आप जिंदा कैसे रहेंगे और नागरिक कैसे बन पाएंगे? पिछले 3-4 वर्षों में यूट्यूब पर ऐसे कई पत्रकार, कमेंटेटर लोकप्रिय हुए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में दर्शक देखने लगे हैं। इन पत्रकारों के लिए अब मुख्यधारा के मीडिया में कोई जगह नहीं है और जिन्हें जगह मिली है वे मोदी सरकार से सवाल कर ही नहीं सकते। अब तो यह बीमारी राज्यों में भी फैल रही है। अफसोस कि विपक्ष के राज्यों में भी पसर रही है। इतने बड़े देश में आपके पास गिनाने के लिए 10-20 पत्रकार भी नहीं हैं जो इनकी तरह सरकार से सवाल कर सकें, जनता के मुद्दों को उठा सकें और उन खबरों से पर्दा हटा दें जिससे सरकार चाहती है कि पर्दा ना उठे। ये हालत है आज के भारत की। आप जैसे कमाल के स्वाभिमानी दर्शक नहीं होते तो इन पत्रकारों की दुनिया वीरान हो चुकी होती और टोटल कंट्रोल का सपना पूरा हो गया होता। यूट्यूब की अपनी सीमाएं हैं और कमियां भी हैं, मगर मीडिया से जबरन बाहर होने पर मजबूर किए गए इन 10-20 पत्रकारों के लिए अब कोई सहारा नहीं बचा है, बल्कि आप जैसे दर्शकों के लिए भी यूट्यूब आखिरी सहारा है। यहां आप केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप भी अपना फोन उठाकर वीडियो बनाकर अपनी बात कह सकते हैं, खबरों पर टिप्पणी कर सकते हैं। आप वो दर्शक हैं जो किसी तरह घटिया गोदी मीडिया के चैनलों से जान छुड़ाकर अपनी आदतें बदलकर यूट्यूब पर पहुंचे हैं ताकि कुछ अलग देखें। लेकिन लगता है सरकार को अलग कहना, अलग बताना, अलग दिखाना पसंद नहीं आ रहा। यूट्यूब पर समानांतर रूप से एक टोली तैयार हो रही थी जो अपने दम पर
अपने रिस्क पर सरकार से सवाल कर रही थी और उन विषयों पर बात कर रही थी जिस पर गोदी मीडिया बात कर ही नहीं सकता। तो इससे तंग आकर दर्शकों के एक बड़े वर्ग में स्वाभिमान जागा और उन्होंने तय किया कि हम गोदी मीडिया नहीं देखेंगे। आप उनमें से एक हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि देश के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जरा भी मेहनत ना हो तो गोदी मीडिया चैनलों को देखना छोड़ दीजिए। किसी भी देश के लिए कुछ करने का इससे आसान उपाय मेरे ख्याल से आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दर्शक YouTube पर पहुंच रहे हैं, इनके पहुंच की बात होने लगी है, अब यहां भी गला घोटने का रास्ता निकाला जा रहा है। अगर YouTube पर भी पहरा बिठा दिया गया, कानून बनाकर तरह तरह की प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट बिल के प्रावधानों से गुजरकर यही लग रहा है कि अब यूट्यूबरों पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। आज के दौर में पांव में बेड़ियां पहनाकर गुलाम नहीं बनाए जाते, बल्कि सूचनाओं को रोककर उन्हें बदलकर आपके दिमाग में भूसा भर दिया जाता है। बाकी गुलाम बनने का काम आप खुद ही कर लेते हैं। जब तक सूचनाएं, सवाल करने वाली सूचनाएं, सरकार के भेद खोल देने वाली सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं, आप गोदी जनता बन जाते हैं। जैसे ही भेद खोलने वाली रिपोर्ट आने लगती है, आपका दिमाग भी खुलने लग जाता है और आप जनता बनने लग जाते हैं। 20 दिसंबर को दिल्ली में डिजिटल पब्लिशर्स की संस्था डिजीपब ने ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीकॉम बिल पर चर्चा आयोजित की। डिजीपब 60 डिजिटल पब्लिशर्स का संगठन है जिसका मैं भी सदस्य हूं। आप भी अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो डिजीपब के सदस्य बन सकते हैं। संविधान और कानून पर यूट्यूब वीडियो बनाने वाले मेघनाथ, क्विंट की रितु कपूर, पर्यावरण पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हृदय जोशी, द मूक नायक की मीना कोटवाल और मकतूब मीडिया के संपादक ने इसमें हिस्सा लिया। ये सभी वो पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस चर्चा में पत्रकारों ने कई बातें कही जिससे सुनने के बाद लगा कि आप दर्शकों के बीच भी इसकी बात की जाए। हृदय जोशी ने कहा कि चिंता केवल लोकप्रिय और ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गांव देहात में काम करने वाले यूट्यूबर को लेकर भी होनी चाहिए। उन्हें यह बिल किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इस पर बात हो और अंत में एकदम अंतिम छोर पर बची पत्रकारिता अब बचेगी या नहीं, यह सवाल सबके सामने होना चाहिए। टेलीकॉम बिल पर अपार गुप्ता, तनवीर ओबेरॉय, वृंदा भंडारी, श्रेया सिंघल जैसे वकीलों ने अपनी बात रखी। टेलीकॉम बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा से भी। डिकैथलॉन 60+ स्पोर्ट्स 6 हैं। आज हम उनके साथ हिंदी में इस पर बात करेंगे। मेघनाथ, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब पत्रकार, जर्नलिस्ट के साथ साथ कई तरह के टर्म का इस्तेमाल होता है। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्रॉडकास्टर भी एक नया आ गया है और जर्नलिस्ट भी इस्तेमाल होता है। तो इन सारी जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, एक ही तरह का है। ब्रॉडकास्ट बिल कैसे सबको एक दायरे में लाता है और इसके खतरे क्या हैं? अगर सारे यूट्यूबर जो प्रोग्राम बना रहे हैं कंटेंट अफेयर्स पे, वो अगर ब्रॉडकास्टर कहे जाएंगे सरकार की नज़र में, तो फिर कानून उन पर किस तरह से हमला करेगा? तो मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, मैंने पार्लियामेंट कवर किया है, इलेक्शंस कवर किया, तो तब मैं सोचता था मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन आज मैं खुद को जर्नलिस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जर्नलिज्म के साथ साथ मैं कुछ ओपिनियंस भी देता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सरकार से सवाल कैसे पूछने चाहिए। अंग्रेजी में करता हूँ पर मेरे चैनल पे करता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि एक जो डेफिनेशन थी पत्रकार की और कंटेंट क्रिएटर की, वो पूरी तरह से ब्लर हो गई है और ये एक बिल है जिसकी वजह से वो और ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे ही बता दूंगा, इसमें जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर को डिफाइन किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1 to many ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल और ऑडियो प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मतलब आप कोई भी आवाज से या विजुअल से या दोनों तरीके से, अगर आप या मीम से भी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक मीम पेज चला रहे हो, उस पे आप सोशल कमेंट्री कर रहे हो, अब मीम से भी सोशल कमेंट्री होती है। आपने
मोदी जी का एक कुछ लगा दिया, उस पे मोए मोए का म्यूजिक लगा दिया, वो भी सोशल कमेंट्री एक तरीके से, तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग के इसमें परिभाषा में ये इंक्लूड हो सकती है। और इतना ब्रॉड रखा गया है इसको कि जनरल पब्लिक और सब्सक्राइबर्स अगर आपका कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो आपको एक ब्रॉडकास्टर बोला जाएगा। और इसमें स्पेसिफिकली इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इंक्लूड की गई है। तो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम और ट्विटर तो एक बात है ही, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक कोई व्हाट्सएप का ग्रुप चला रहे हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप पे अगर आप कोई एक करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया, उसमें है 200-300 लोग और वो अब फॉरवर्ड हो रहा है दूसरे ग्रुप्स में, तो क्या ये बिल के तहत वो भी ब्रॉडकास्टर हो जाएगा? क्योंकि वो भी तो ऑडियो विजुअल मीडियम ही हो गया है वैसे ही। तो ये स्पष्ट है या इसमें स्पष्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपना वीडियो, कई बार हमें ऐसे वीडियो मिलते हैं जो किसी चैनल पर नहीं होते, ना न्यूज चैनल पे ना यूट्यूब चैनल पे, मगर कोई क्रिएटर बनाकर वो पॉलिटिकली भी होता है और इंडिपेंडेंट लोग भी करते हैं, तो वो भी इसके दायरे में। तो इतना ब्रॉड रखा गया है इसको कि वो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं इसमें। मतलब हो क्या रहा है, जैसे आपने जैसे बोला कि अपार ने बोला कि ये जो 3 बिल आपने बोले हैं, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं रूल्स के कितने पेज है, तो 5-6 पेजेस तो रूल्स से ही भरे हुए कि सरकार सोचेगी कि आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे वो हम बताएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, और वो प्रिस्क्राइब रूल्स से करेंगे। मतलब इसका मतलब है कानून पास होने के बाद वो एक रूल्स बनाएंगे इसके अंडर, और फिर वो चेंज करते रहेंगे, और उसमें आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो अभी आया नहीं, जो अभी तक आया नहीं, ट्विटर के बाद एआई से कुछ और आ जाए, फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा, यूट्यूब जैसा, बिल्कुल वो भी इसमें डाल दिया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ डालना भूल गए बीच में। आप अगर कल लाउड स्पीकर लेके अगर बालकनी में खड़े होके चिल्ला रहे होंगे, अगर न्यूज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप चारों तरफ से बंद कर दें, तो मैं मेले में जाकर सड़क पे खड़ा होकर न्यूज पढ़ सकता हूँ, तो उस पर भी रोक लग सकती है। तो मतलब वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा, किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया तो वो भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये जो कुछ बिल्स लाए गए हैं अभी, मैं इनको कमांड एंड कंट्रोल बिल्स बोलता हूँ। कमांड एंड कंट्रोल बिल्स मतलब कम्युनिकेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए पूरी तरीके से, इसमें काफी ऐसे प्रावधान है। ये तो एक ही मैं आज बात कर रहा हूँ, आई थिंक अपार आपके साथ टेलीकॉम बिल की भी बात करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे एक कॉमन यूट्यूबर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो इसमें आता है या नहीं आता है, या वो ये ना समझे कि ये कानून मेघनाथ के लिए है या रवीश के लिए है, हम तो कॉमेडी करते हैं, हम नहीं हैं और हम कुछ और करते हैं, या फिर अगर हम ये काम छोड़कर कॉमेडी या कुकरी पर शो बनाने लगे तो तब भी क्या हम पाबंदी के दायरे में ही रहेंगे या हमें मुक्ति मिल जाएगी? इसमें एक स्पेसिफिक न्यूज और करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन डाला गया है। अच्छा। इसमें उन्होंने बोला है कि यही, बाकी कहीं स्पेसिफिक नहीं है, यही न्यूज और करंट अफेयर्स, पर इसको डिफाइन करने का भी एक बहुत मजेदार तरीका है। न्यूज और करंट अफेयर्स, आप बताइए मुझे आपके हिसाब से फैक्चुअल न्यूज, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना सरकार के बारे में, बट ऑल्सो इवेंट्स के बारे में बात करना, मेरे हिसाब से ये न्यूज और करंट अफेयर्स होता है। उन्होंने क्या किया है, इसमें दिया है कि रिसेंट इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर। तो अब इसमें इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर, सोशियो पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि कल्चरल नेचर अगर आप बोल दोगे तो फिर अगर आप जैसे कोई वो एक नया शो आया है उसमें कोई पॉलिटिकल इसके बारे में बात हो रही है, या फिर कोई लैंड ग्रैब के बारे में बात हो रही है, वो भी एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल इशू ही हो गया। तो क्या आप वो भी ब्रॉडकास्ट है, वो भी है ना, मतलब न्यूज एंड करंट अफेयर्स तो एक है ही। जो धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, अगर कोई उसके काउंटर में प्रोग्राम बनाता है रिलीजन पे, जो बताता है कि कैसे सभी धर्मों का आपस में सम्मान रहा भारत में, सब मिलजुल के रहे, तो वो कल्चरल इवेंट में आ जाएगा। और उस तरह के बहुत सारे मेले हैं भारत में, उस तरह के बहुत सारे धार्मिक आयोजन हैं जी, तो वो दिखाना भी आ जाएगा इसमें करंट अफेयर्स, वो वही ना, वो स्कोप भी गया। हाँ, तो अब वो लेयर्स हो जाते हैं फिर, राइट। आप वो एक प्रोग्राम कर रहे हो, वो कल्चरल हो गया, अगर किसी ने वीडियो लाके डाल दिया तो वो ब्रॉडकास्टर हो गया, क्योंकि वो अब ट्रांसमिट कर रहा है ऑडियो विजुअल मींस में। तो एक तरीके से ये लेयर्ड वे से सबको इंक्लूड किया जाएगा उसमें।
और क्या लिखा हुआ है उसमें? तो ये लिखने से चिंता की बात क्या है जो तो, वहां हाँ, उन्होंने न्यूज एंड करंट अफेयर्स में लिखा है उसके बारे में? तो मेरा एक ही है, एक तो आप सोचिए अभी हम कैसे एनवायरनमेंट में ये लॉज आ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक तो पॉलिटिकल हमारा एक एनवायरनमेंट बन चुका है जहां पर आपने जैसे कहा गोदी मीडिया जो है वो सरकार की साइड से बात कर रही है। कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है जो कि यूट्यूबर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और छोटे छोटे लोग जो टेक्स्ट में कुछ लिख के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो हो रहा है। हुआ क्या कि ये जो बिल है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है, ये केबल टेलीविजन एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया, ऐसे बोला गया। अब गवर्नमेंट एक जैसे बोलते हैं डीकॉलोनाइज करने के चक्कर में पड़ी है कि ब्रिटिशर्स ने जो लॉज लाए हम वो डीकॉलोनाइज करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो लाया था वो टेलीग्राफ एक्ट रिप्लेस करने के लिए आया, ये केबल टेलीविजन। हुआ क्या कि पहले आपको बस टीवी को कंट्रोल करना था, अब इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट से सोशल मीडिया आ गया है, काफी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस पर रेगुलेशन करने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके से टेलीग्राफ एक्ट के अंडर आप इंटरनेट तो बंद कर दोगे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आप पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो ब्रॉडकास्टिंग बिल में थोड़ा सा अलग है, आपको देखना होगा। तो यहाँ से नेटवर्क कंट्रोल होगा और यहाँ से आपके यूजर्स को कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स पे एक प्रोग्राम कोड लगाया जाएगा। अब ये क्या है? इसके बारे में आपने प्रोग्राम कोड की बात की। तो प्रोग्राम कोड जो है वो बहुत ही मजेदार है। केबल टेलीविजन एक्ट के अंडर एक प्रोग्राम कोड हुआ करता था, अब तो मतलब ये अभी आया नहीं है, रिपील करने की बात हो रही है। अब वो एक नया प्रोग्राम कोड लाएंगे, उसके अंडर अगर आप पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी या फिर स्नॉबिश एटीट्यूड जैसी कुछ प्रोग्राम करेंगे तो सरकार उसको बंद करवा सकती है और आपके चैनल पे बैन लगा सकती है। तो इसमें बोला गया है कि अभी इन्होंने जो गोदी मीडिया चल रहा है उसमें तो कहीं भी डिसेंसी नहीं है। सर वही है ना कि वो इंटरप्रेट करेंगे कि क्या डिसेंट है। वो कहेंगे कि आप आपका कहना डिसेंट नहीं, आप स्नॉबिश एटीट्यूड। आपने जो अभी मोनोलॉग पढ़ा, मैं देख रहा था, मैं बोलूंगा कि वो बहुत स्नॉबिश था सर। वो भी बोल सकते हैं, स्नॉबिश हो सकता है। बंद कीजिए आप बंद कीजिए। एक यहाँ पे भी आप अगर लैंग्वेज देखेंगे, यहाँ पे भी दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑफ, एक तो वो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, वो तो शब्द आ ही जाता है। फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब देश को बचाने के लिए ओवरऑल, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी यहाँ पे हमें बेरोजगार कर दी है ना मेन स्ट्रीम मीडिया से, और हम पे देश को बचाने का भी जिम्मा ला दी है इस कानून से, और उसके नाम पे हम जहाँ बचे हुए वहां भी खत्म कर दिए। और मजे की बात है, ये तो 3 शब्द इन्होंने डाल दिए, बट उसके बाद उन्होंने ये भी डाला है कि हम रूल्स बना के और भी डाल सकते हैं। तो मतलब प्रोग्राम कोड जो आएगा, एडवर्टाइजिंग कोड जो आएगा, जो ब्रॉडकास्टर्स जो अभी आया नहीं है, जो पता नहीं क्या होगा, पर अगर आप पिछले एग्जांपल से देख लोगे केबल टेलीविजन का, या फिर यही बिल का अगर देख लोगे, तो वो इसी तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि आप पर एक तरीके का अंकुश लगाया जाए। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, सिलेक्टिव यूजेज की। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, जैसे आपने बोला कि कोई अपने हिंदुत्व के लिए कोई ऐसे आयोजित किया प्रोग्राम एक्सेट्रा, या फिर वो धर्म संसद हुई थी उस पे किया, तो अगर आप इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखेंगे, अभी लॉ बना है तो सब पे इक्वली एप्लीकेशन होना चाहिए, तो उन पे भी होना चाहिए। वो डिसेंट है, मॉरल है, वो कौन डिसाइड करेगा? सरकार। अब आप क्या कर रहे हो या मैं क्या कर रहा हूं मेरे YouTube चैनल पे, वो भी कौन डिसाइड करेगा? सरकार। तो इसकी मजे की बात यह है कि इंटरनेट को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। अब कौन कहाँ वीडियो कहाँ बना रहा है, कहाँ जा रहा है, वो कैसे, तो हम वैसे ही एल्गोरिदम से परेशान हैं। बिल्कुल, उसके अपने नियंत्रण से। बिल्कुल, YouTube का भी अपना एक कोड है, एक गाइडलाइंस है, वही काफी है एक तरह से उससे जूझने के लिए, झुंझलाने के लिए। बिल्कुल। अब ये प्रोग्राम कोड के नाम पर एक और 2 लेयर की गाइडलाइन हो जाएगी, और वो फिर सिलेक्टिवली अप्लाई करेंगे। तो ऐसे नहीं कि अभी आप 3 वीडियो कर दोगे, उससे में भी शायद वो वायरल नहीं होंगे, एल्गोरिदम ने नहीं उठाया, कुछ नहीं हुआ।
एक आध वीडियो जो आपने किया जो एकदम वायरल हो गया और सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहा है, उसके हिसाब से वो आके आप पर ये प्रोग्राम कोड लागू कर सकते हैं फिर, क्योंकि उनको हर क्रिएटर पे लागू करने की जरूरत नहीं है, बट आपने कुछ ऐसे किया जो सरकार को चैलेंज कर रहा हो या फिर क्वेश्चन कर रहा हो या फिर वायरल गया, स्पेशली वायरल जा रहा है और जो पावर्स है उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो उनपे ये सब एक के बाद एक आप कानून लागू तो अब आप ये बताइए कि ये सारा सिस्टम कर दिया, तो क्या ये हमारा समझना सही है कि जिस तरह से न्यूज़ चैनल खोलने के लिए पहले लाइसेंस लिया जाता था, एक तरह से हमने जब यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया या किसी ने तो प्रॉपर चैनल शुरू कर दिया है, बहुत सारे चैनल इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कई रिपोर्टर काम करते हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उदाहरण के तौर पर न्यूज़ लॉन्ड्री है या फिर न्यूज़ क्लिक है या फिर न्यूज़ मिनट है जी। तो क्या अब उनको भी एक तरह से लाइसेंस राज के दायरे में लाया जाएगा तो कि उनके लिए भी इस तरह का चैनल सेटअप करना पहले से, या अगर सेटअप हो गया है वैसा चैनल चल पड़ा है तो उसके लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा? जी, तो ये बिल के अंडर बेसिकली सीधी बात यही है कि अगर आप एक ब्रॉडकास्टर हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी कि आप एक ब्रॉडकास्टर हो और आप न्यूज या करंट अफेयर्स तो एक है ही, लेकिन आप ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। अब ये कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कौन से सब्सक्राइबर है आपके, वो सरकार डिफाइन करेगी कि जैसे आपके अभी जितने भी सब्सक्राइबर है, तो शायद मेरे जो 20,000 सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है ये छोटा सा है, 20,000 है, इसको नहीं अप्लाई करेगा, बट लेकिन मैंने कुछ अनकंफर्टेबल बोल दिया तो अब वो फिर वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप ब्रॉडकास्ट बिल के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी और एक और चीज पेनल्टी में क्या है, मतलब उस चैनल को हटा दिया जाएगा? वो सब है, एक तो हटा दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपको प्रोग्राम डिलीट करवा सकते हैं वो, आप पर बैन लगा सकते हैं वो, और फाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, जेल तो नहीं? जेल भी है पर वो अलग, ब्रॉडकास्टिंग वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मुझे थोड़ा सा उसके लिए तो जेल में डालने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है, वैसे ही कई लोग 3-3 साल 5-5 साल से जेल में हैं। उसके लिए तो यूएपीए भी है, तो वो तो यूएपीए भी है, तो हाँ, जेल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मेरा एक अब आपने जेल की बात करी दी है तो मैं यही सोचता हूँ कि एज इंडिपेंडेंट यूट्यूबर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरा अकेला चैनल चला रहा हूँ, एडिट वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ। आप ये सोचते हैं कि आप जेल में भी हैं, जेल हाँ, में दिए गए हैं। तो सुबह अगर कोई खटखटाहट आया तो मेरे दिमाग में पहले ये नहीं रहेगा कि मैं जेल में जाऊंगा, मेरा दिमाग में रहेगा कि मेरा वो इक्विपमेंट लेके जाएंगे, अच्छा, मेरी रोजी रोटी लेके जाएंगे। आपने वीडियो बनाया है, हाँ, वीडियो खराब हो सकता है, उस वीडियो से किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये जो लाइट स्टैंड है इसका क्या रोल है? ये भी सीज कर सकता है वो? तो वो इक्विपमेंट जो है वो जो लेके जाएंगे तो लाइट और हमारा ट्राइपॉड, कैमरा सब ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फोन यूज कर रहे हो, उस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उनकी एविडेंस चाहिए होगा, तो वो लेके जाएंगे। तो मतलब इक्विपमेंट लेके जाएंगे, ये दिया है इसमें। तो ये अभी तक ये होता था कि एक YouTube चैनल अगर YouTube के कारण ही स्ट्राइक डाउन हो गया, हटा दिया गया, तो कोई लोग दूसरा चैनल खोल लेते थे, लेकिन इसके बाद अगर आपको दूसरा चैनल खोलना होगा तो फिर से आपको लाखों रुपए के सामान खरीदने पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये टेबल जिस पर हम बैठे हैं, कुर्सी जिस पर बैठे हैं, ये सब ले जा सकते हैं, ये सब तो उस इक्विपमेंट का पार्ट ही है। बिल्कुल, तो हमें अगर दोबारा से करना होगा तो दोबारा से करना, फिर वो आ जाएंगे, फिर ले जाएंगे, तो इसलिए वो लेते जाएंगे और हम खरीदते जाएंगे और हम करते करते कंगाल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तो आप जेल में जाओगे, लेकिन आपके एडिटर को हार्ट अटैक क्यों आएगा? क्योंकि वो एडिटिंग के लिए जो आप कंप्यूटर खरीदो वो बहुत महंगा है और वो सॉफ्टवेयर भी खरीदा है उसमें, वो लेके गए तो फिर से उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर से वही सब सेटअप करना पड़ेगा। तो ये इक्विपमेंट सीज करने वाली बात इसलिए डाली गई है कि ताकि हमेशा तलवार लटकती रहे कि ये उपकरण आपका नहीं है, हम किसी प्रोग्राम कोड के जरिए आपको ले चलेंगे। तो जो YouTube के जरिए कंटेंट क्रिएशन में एक लोकतांत्रिकरण हुआ था कि कोई भी बना रहा है, किसी भी मत का आदमी बना रहा है, अब एक खास तरह के मत के लोग जो हैं, जो जिसको सरकार समझती है कि हमारे मत के नहीं, हालांकि वो किसी भी मत के नहीं है, उनके साजो सामान से लेकर चैनल सब उस पर सीज किया जा सकता है। बिल्कुल। और मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जर्नलिस्ट क्रिमिनल की तरह पत्रकारिता कर रहे हैं, क्रिमिनल की भाषा बोल रहे हैं, उन पे कोई लगाम नहीं है। जी। और जो संयत भाषा में यूट्यूब पे
पत्रकारिता कर रहे हैं उनको क्रिमिनल बनाने की तैयारी हो रही है। जी, मतलब जो एक वो लाइन होती थी ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अब वो यहाँ उसको पहले उल्टा ही है। कर दिया, हाँ। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। पहले ही आपके सामान सारे ले हाँ। जाएंगे। मतलब एक डर बैठा रहेगा हमेशा मेरे जैसे लोगों में या फिर कोई क्रिएटर में कि अगर मैंने ऐसे कुछ बोल दिया जो ये वेग प्रोग्राम कोड के खिलाफ जा रहा है। क्यों आपको लगता है इसमें क्या लिखा है कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं होगी कि क्यों आप आए हैं? ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आपको समझना है, क्योंकि अगर यहाँ से भी यूट्यूबर गायब कर दिए गए, पत्रकार गायब कर दिए गए, थैंक तो यू क्या रवीश भाई। जो इस कानून के प्रावधान हैं, सरकार अक्सर ये बात कहती है कि हमने अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता मिटा दी। सरकार को ये पता नहीं है, और आपको भी पता होना चाहिए कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए आप देख रहे थे मेरा संविधान YouTube सभा ने जो चैनल कानून बनाया था वो आरबी सिंह भारतीय संदर्भों आप इस में वीडियो विचार को विमर्श रवीश के करके साथ दुनिया भर से उदाहरणों को लेते हुए देखें। उनके अनुभवों से सीखते हुए एक मेरे बेहतरीन चैनल को संविधान सब्सक्राइब बनाया। करें। अब कल को कोई इसे बदल कर कहे कि हम और गुलामी की मानसिकता दूर कर रहे हैं, इस संविधान को बदल रहे हैं, एक नया संविधान ला रहे हैं, तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है कि जब लोगों के समझने, सोचने और कहने की बुद्धि को हमेशा के लिए भ्रष्ट कर दिया गया है। और ये मुमकिन है अगर लगातार प्रोपेगेंडा से हम आदमी के दिमाग में भूसा भर सकते हैं और वो हर गलत को सही कह सकता है। आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि पेट्रोल अगर 5,000 रुपए लीटर होगा तो भी हम मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो आदमी नागरिक नहीं रहा। वो नागरिक की तरह, जैसे ही आप नागरिक बनते हैं, केवल आप अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि आप दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, नहीं तो आप व्यक्ति हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि हाँ 5,000 रुपया लीटर तेल हो जाए, हम देंगे और मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब वो नागरिक नहीं रहा, वो एक तरह का गुलाम हो चुका है। तो अगर ये स्थिति अब में आपको पहुंचा दी गई है तो मुमकिन है कि ऐसे बहुत सारे दर्शक कहें कि हाँ हमें कोई नई आजादी मिल रही है। पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1947 के बाद जितने क्रिमिनल हुए, लुटेरे हुए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो सब भारतीय ही थे। तो भारतीय लोग भी मिलकर भारतीयों को लूट सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, उनका अपहरण कर सकते हैं, उनको अगवा कर सकते हैं। तो इस तरह के भावुक भाषणों के चक्कर में ना पड़ें। देखें कि क्या चुनौती है और क्या वाकई सरकार के सामने ऐसी कोई चुनौती है जिससे वो कानून लेकर आ रही है, या फिर जो लोग किसी तरह से अपना वजूद बनाकर रख रहे हैं, किसी तरह से पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। अगर ये बाहर करने के तरीके हैं और आप अब भी नहीं चेते तो ज्यादा बड़ा नुकसान आपका होगा। कभी नहीं, 10-20 लोगों का नुकसान, ये हमारी चिंता की बात हो सकती है, मगर कई करोड़ लोगों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। कभी नहीं। तो ये आपको समझने की बात है। तो हमने आपसे सवाल किया कि आप वो हिस्सा दिखाइए कि जहां ये लगे कि कैसे वो हमारे घर में आ जाएगा, उसको कोई वारंट लेकर आने की जरूरत है या नहीं है, क्या करेगा, क्या लिखा है। तो दो पॉइंट्स। एक तो आपने जो बोला कि ब्रिटिश केस की, तो टेलीकम्युनिकेशन बिल की एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। 1885 में ये एक्ट बना था और ब्रिटिशर्स ने बनाया था क्योंकि उनको टेलीग्राफ्स जो लोग भेज रहे हैं तब वही कम्युनिकेशन निगरानी रखनी होती थी, उसको निगरानी और डिटेन करने के लिए उसको एक्सपैंड करके पूरे नेटवर्क पे वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा नेटवर्क मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, हर तरीके है ना, फोन जो भी जिस तरह से, फेस टाइम, सब चीज। बिल्कुल। तो मानसिकता वही है। तो दूसरी बात जो इंस्पेक्शंस की है वो मुझे क्लॉज दिखाना था। ये क्लॉज 30 में यही लिखा गया है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, वो आपके लिए पहले इंस्पेक्शन करने आएगा, उसको आपसे कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो वो जस्ट आ जाएगा और इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद वहां पे दिया गया है कि वो पावर है उनके पास सीज और कन्फिस्टिकेट करने की इक्विपमेंट को। तो वो अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऐसे लगता है, रीजन टू बिलीव कि प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट हैव बीन वायलेटेड और कॉन्ट्रवीन्ड, मगर अगर वो ऑफिसर आके इंस्पेक्ट करेगा और उसको ऐसे लगता है कि आपने ये एक्ट की जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, प्रोग्राम कोड है वो वायलेट किया, तो आपका वो इक्विपमेंट लेके चले जाएंगे। इसे कब लगेगा कि हमने किसी प्रोग्राम में इनके हिसाब के कोड को वायलेट किया? कोई कमेटी तय करेगी तब लगेगा,
या अपने शास्त्री भवन से वो कार उठाएगा, सीधा हमारे घर आएगा, कहेगा कि हमें लगा है तो हम आपका सारा सामान लेकर जा रहे हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि इसमें यही दिया गया कि इंस्पेक्शन करेंगे, पर नो प्रायर परमिशन और इंफॉर्मेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक तो ऐसे बोला है कि ऑफिसर को भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो आ जाएंगे। और आपको प्रायर इंटीमेशन देना है नहीं देना है वो उन पे डिपेंडेंट है। इसमें तो साफ लिखा है, नो प्रायर परमिशन और इंटीमेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू to exercise the right of the central government। वाह। तो ऑफिसर साहब गाड़ी लेकर लंच के समय यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल। पहले कहेंगे लंच कराइए, तो लंच भी कराएंगे, फिर हमारा कैमरा लेकर चले जाएंगे। और आपका लंच का पॉइंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या है कि a broadcasting network shall provide necessary equipment, services and facilities at designated place for lawful interception or continuous at its own cost। मतलब क्या हुआ? मतलब आपको समोसे खिलाने पड़ेंगे at its own cost। तो इन्हें ले जाने का भाड़ा भी देना पड़ेगा टेम्पो? वो इतना बिजार, मुझे पता नहीं अलग कोई लॉ में भी है ये, पर ये मुझे थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि एट इट्स ओन कॉस्ट डालने की क्या जरूरत थी यहाँ पे एग्जैक्टली। दूसरी चीज वो कन्फिस्टिकेशन का, वो बोलते हैं कि एक तो आपको अगर उनको नोटिस देना पड़ेगा, शायद वो डिसाइड करेंगे। अगर आपका इक्विपमेंट वो लेके चले गए और आपको रीजन नहीं दिया तो 10 दिन में वो वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उस टाइम तक नोटिस दे दिया तो फिर कोई डेट नहीं है कब तक वापस होगा। अच्छा। तो ऐसे मतलब सामान ले जाने के बाद अगर वो नोटिस नहीं देते कि हम क्यों ले गए हैं, आपने वायलेट किया है, तो 10 दिन तक नोटिस नहीं देते हैं, तो वो सामान वापस आ जाएगा। लेकिन वहां पहुंच के एक नोटिस भेज देते हैं कि आपने वायलेट किया है, हम इस पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। कब जांच करेंगे? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तब तक इक्विपमेंट, हमारा कैमरा, लाइट, माइक सब उनके पास रहेगा। तो एक तरीके से मतलब ब्लैंकेट पावर है गवर्नमेंट को आपके घर में आने की और आपका इक्विपमेंट लेके जाने की, और इंटीमेशन नहीं देंगे आपको। वो एक थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि एक तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी तो डेफिनेटली है यहाँ पे। जैसे अगर अब हम यहाँ पे बैठे और हम कर रहे हैं, और जैसे आपके पार्टनर है या फिर कोई और है ये घर में, जैसे ये दिग्गज है जो कैमरा लेकर है, उनके लैपटॉप, वो पर्सनल लैपटॉप लेके आए, शायद वो भी उठा के लेके जाए। तो मतलब चिंता यही है ना कि अगर आप इक्विपमेंट लेके जा रहे हो तो क्या क्या लेके जाओगे, कौन सा लेके जाओगे, मुझे मतलब कोई क्लैरिटी तो है नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से कानून बन रहा है। लेकिन हमारा किसी यूट्यूबर ने सरकार के हिसाब से कोई प्रोग्राम गलत बनाया है, कंट्रोवर्शियल बनाया है, जो भी है, तो उसको उस पर तय करने के लिए क्या कोई कमेटी वगैरह बनाई गई है? वो कैसे तय होगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने प्रोग्राम कोड का वायलेट किया है? तो इन्होंने ये बिल के अंडर एक 3 लेयर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बनाया है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ब्रॉडकास्टर हो तो आपको आपके ऑफिस में एक इंसान रखना पड़ेगा, जो आपको सरकार को बताना पड़ेगा कौन है, जो लोगों से कंप्लेंट्स ले। जैसे किसी को आपका कुछ पसंद नहीं आया, पर हम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्यों रखेंगे किसी? वो अब है मैंडेटरी, आपको रखना पड़ेगा। तो वो कंप्लेंट्स करेंगे, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद अगर वहां से कोई आंसर नहीं आया तो एक और बॉडी है, उन्होंने आईटी से लगा के 4000 मेल भेज दिया, तो अपना काम छोड़ के जवाब देते रहो। और आप सोचिए, आप तो ब्रॉडकास्टर हो, अकेले हो, ट्विटर अगर ब्रॉडकास्टर बोल दिया तो ट्विटर को कितने लोग भेजेंगे, वो भी एक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अजीब है इसका, कि आप कैसे रिजॉल्व करेंगे कंप्लेंट्स की एक्सेट्रा, वो थोड़ा सा मतलब अनक्लियर है। दूसरी चीज, जो दूसरा लेयर है वो है, जैसे डिजिपब जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ब्रॉडकास्टर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो सेल्फ रेगुलेट करेंगे, उनका भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, तो वहां पे भी कंप्लेंट। बट फाइनल जो कमिटी होगी वो सरकार की होगी। वो एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी कमेटी बिठाएंगे जहां पर 5 ब्यूरोक्रेट्स होंगे और एक एमिनेंट पर्सनालिटी जो वो चूज करेंगे, और वो फाइनली डिसाइड करेगी कि वो कंप्लेंट्स का क्या करना है और आप पे क्या एक्शन लेना है। हम देख रहे हैं ये एमिनेंट पर्सनालिटी वाले लोगों, एमिनेंट पर्सनालिटी। हाँ, तो इसका मतलब है, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 3 स्तर की कमेटियां हैं, ये
डिसाइड करेंगी, उसके बाद ये ऑफिसर आपके घर में आएगा? हमारा तो वीडियो है, वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे घर में आने की क्या जरूरत है? पब्लिक में है, तो वहाँ तो या तो आप वहीं बैठकर आप कुछ कर सकते हैं, उसके पहले ही आकर सारे इक्विपमेंट ले जाएंगे। तो यहाँ पे वही मजेदार चीज है ये इंस्पेक्शंस में, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी कमेटी बोलेगी वो ऑफिसर को या ऑथराइज करेगी, यहाँ पर बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कौन ऑथराइज होगा। तो मतलब ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी कमेटी तो कंप्लेंट्स रिड्रेसल और इसके लिए तो बैठी है वहां पे, वो तो अपना काम करती ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्शन की पावर है, कन्फेस्टिगेशन की पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो उसमें इधर मेंशन ही नहीं है कुछ मतलब ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी कमेटी का। तो ये तो बहुत ही सुन के तो अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर इस तरह से अगर अधिकार चला जाए तो ये तो, और ये बाकी सारी चीजें सब क्या हैं, ये हमारे उतने काम की नहीं है। तो कुछ और चीजें हैं इसमें, जैसे कि एक तरीके से अब जब आप लॉज बना रहे हो तो लॉज स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे अगर आपको एक क्राइम को पनिश करना होगा तो वो क्राइम को डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर जैसे आप अगर ब्रॉडकास्टर्स को आप लॉ में ला रहे हो तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से तरीके से ब्रॉडकास्टर है, कहां पर है। अब पार्लियामेंट ये लॉ पास करेगी तो ये फिर एक तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी सबको कि कौन ब्रॉडकास्टर है और कौन नहीं है। पर इसमें क्या किया गया है कि इतने ये तो अभी सारे ड्राफ्ट है, हाँ ये ड्राफ्ट है, बात कर रहे हैं, ये ड्राफ्ट है। सरकार ने जनता से सुझाव मांगे, तो सुझाव देने की तारीख खत्म हो गई है, अभी भी है? सुझाव देने की तारीख 15 जनवरी तक 15 जनवरी तक है। तो आप भी इसे समझें और सरकार को अपनी तरफ से सुझाव भेजें। ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि उन सुझावों पर वो कितना ध्यान देती है। जी, अब ये देखिए, ये इतना जो है ये सब रूल्स है, मतलब पावर टू मेक रूल्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके ये लॉ के अंडर काफी सारे रूल्स बना सकती है। अब मैं कुछ मजेदार रूल्स बताता हूँ आपको। सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल ऑन सर्टेन ब्रॉडकास्टर्स। अब आप वर्ड जब डालोगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ऑन सर्टेन ब्रॉडकास्टर्स, तो मतलब चुनिंदा आपसे हमसे कह दिया गया कि बेटी उनके किसी प्रोग्राम के बारे में, जी संकल्प यात्रा के बारे में आप जाकर संकल्प लीजिए जी। अब भारत को विकसित बनाने, वही ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है ये पता नहीं मुझे एग्जैक्टली। Number of subscribers and viewers above which OTT broadcasting operator is required to intimate the central government. अब ये ब्रॉडकास्टर को ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड कितना है। अगर मेरे सब्सक्राइबर इसके ऊपर चले गए तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि अब मुझे रजिस्टर, तो कहना पड़ेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब ना करें, हमें जिंदा रहने आप अगर छोटे क्रिएटर हो और बढ़ नहीं रहे हो तो बड़ा नहीं होना, हम छोटा ही रहना, नहीं तो सरकार गायब कर देगी, हम छोटे भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो ये बताना पड़ेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं और नहीं है। बिल्कुल, तो पब्लिक का डेटा है, कोई भी देख सकता है यूट्यूब चैनल पे कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने। तो ये सरकार को अलग से क्यों बताना चाहिए? तो वो बोल रहे हैं कि आपको बार बार इंटीमेट करना पड़ेगा सरकार को और बताना पड़ेगा कि आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर है या नीचे है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे। तो फिर मतलब जितने वो चेंज करते जाएंगे उतना आपको रेगुलेट करते जाएंगे और आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से वही है, थ्रेशोल्ड ऑफ यूजर्स इन इंडिया अबव विच गवर्नमेंट मेक प्रोविजंस थ्रू नोटिफिकेशन फॉर इमर्जिंग एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। जो हमने बात की थी वो लाउड स्पीकर की, वो यहाँ पे रूल्स के तहत हो जाएगा वो। तो मतलब आधे से ज्यादा जो है स्पेसिफिसिटी जो होनी चाहिए वो तो उन्होंने रूल्स में डाल दिया। अब आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं मैं। अगर आप रूल्स बना रहे हो तो आपको वो पार्लियामेंट के सामने अप्रूवल के लिए नहीं रखना पड़ता है, वो बस आपको पार्लियामेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि हाँ ये हमने रूल्स पास कर दिए। रूल्स आप दफ्तर में बैठ के बना सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे। हाँ, छूट सब नौकरशाह अपने लिए छूट ले रहा है, उसको दी जा रही है। बिल्कुल, कि आप बैठकर अगर कोई खास तरह के कंटेंट क्रिएटर बहुत लोकप्रिय हो गया है और वो इस तरह से बातें कर रहा है, बहुत खुलकर भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रस्तुतियां इस तरह से हैं बिल्कुल
कि जिससे सरकार को लगे कि इससे हमारी राजनीति का पोल खुल रहा है, तो वो फिर उसके लिए रूल बनाए जा सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप दाल चावल पे बात कीजिए। दाल चावल पर बात की करते समय आप दाल का रेट नहीं बात करेंगे कि अगर उस समय दाल महंगी है और आप दाल पे कुकरी शो कर रहे हैं और आप बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं 250 रुपए किलो की दाल है, इसको बहुत संभाल के बनाना है, इसको बर्बाद नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी दाल को लेकर आप छौंक लगाइए, पहले ट्राई कीजिए, बन जाए तो सबके लिए बनाइए क्योंकि 250 रुपए किलो की दाल है। तो ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकता है। तो ऑफिसर लगेगा कि ये 4 बार इसने दाल के रेट का अभी अपने दाल वाले कार्यक्रम में बोला है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल है, फिर वो हमारे ऊपर वो घेरा बढ़ा सकता है। जी, वो आप इकोनॉमिक कमेंट्री कर रहे हो तो इकोनॉमिक कमेंट्री वो भी आएगा इसके अंडर। तो इस तरीके से मैं वही फिर से रीइटरेट करना चाहूंगा कि बहुत वेग है लॉ। अभी तक पब्लिक कंसल्टेशन में थैंकफुली टेलीकम्युनिकेशन बिल तो है ही, पास ही हो गया, उसमें भी काफी प्रोविजंस है जो कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल लॉज जो मैं बोल रहा हूँ उसके है। पर एक मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि एक बार सरकार कोई भी लॉ पास करती है तो बस यही सरकार का लॉ नहीं होता है। यूएपीए जो पास किया था वो यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और बदतर हो गया है। 66A जो 2008 में चिदम्बरम जी ने पास किया था, 8 मिनट डिबेट के बाद पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन कल मतलब लिटरली मणिपुर में यूज हुआ है वो फिर से स्ट्राइक डाउन करने के बाद भी। तो एक बार आपने लॉ अगर लॉ बुक्स में डाल दिया तो उसका कभी खत्म नहीं होता। कब इस्तेमाल होगा, कौन सा ब्यूरोक्रेट यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, वो कुछ बता नहीं सकते। और एक बार आपने यूट्यूबर को जो सरकार से अलग सोचते हैं, बनाते हैं, उनपे उनकी गर्दन दबा दी, उनको खत्म कर दिया, उनका अस्तित्व मिटा दिया, तो ये तो और ज्यादा बड़ा अंधेरा है। कहीं कुछ सुनने के लिए, अलग सुनने के लिए, अलग से समझने के लिए नहीं मिलेगा। तब फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अखबार, चैनल सब बंद कीजिए, आपका बहुत समय बचेगा। आप कुछ जानिए ही मत, कुछ जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ गूगल मैप में अपना जाने का पता कि ट्रैफिक जाम है या नहीं है और आने का पता डालिए, घर आ जाइए। इन सब में आप समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपकी जो कहानियां सुनाई दी गई हैं कि हम विकसित हो गए हैं, अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई है, वगैरह वगैरह। एक आप अभी तक तो हम न्यूज और करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया ऑडियो विजुअल मीडियम, ये तो किसी पे भी लागू, मूवीज पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कुछ बोल दिया उस पे लागू होगा, व्हाट्सएप पे अगर कुछ वीडियो जा रहा है वो भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है ना कि हमने शुरुआत में जो बोला कि जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर के बीच में जो लाइन है वो ब्लर हो गई है कि सभी कंटेंट क्रिएटर है। अभी आप टीवी पे कुछ भी कर रहे हो, वो आप अगर इंटरनेट पे डाल रहे हो तो कंटेंट है, तो वो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स ही है हम सब। लाइक आप मतलब तारक मेहता के सब एक्टर्स कंटेंट क्रिएटर है, मैं भी कंटेंट क्रिएटर, आप भी हो, वो जो पॉडकास्टिंग करते हैं वो भी कंटेंट क्रिएटर है। और मतलब सबके लिए ये हमारे लिए नहीं है बस। तो इस कानून के पास हो जाने के बाद सबसे पहले हमें अपने इक्विपमेंट को बचाने की चिंता करनी सही है कि वो फोन से लेकर हर चीज ले जाएंगे तो हम दूसरा वीडियो भी नहीं बना पाएंगे और इतना डर फैल जाएगा कि हम दूसरे के चैनल पर जाकर भी अपनी बात नहीं कर पाएंगे। जी, एक उन्होंने ऑलरेडी करके रखा है, आपको याद होगा तांडव के टाइम पे एक अमेज़न के एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट एक एफआईआर की गई थी, उनको अरेस्ट करने की बात हुई थी क्योंकि तांडव जो शो था उसमें कुछ ऑफेंसिव चीजें थी जो लोगों ने एफआईआर फाइल की। कोई उत्तर प्रदेश का एक आदमी था, उसने एफआईआर फाइल की और वो इसका इतना बतंगड़ बना दिया और एफआईआर उसको अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े थे। तो एक तरीके से मुझे लगता है ये ऐसे लॉज पास होने के बाद कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स बनाए जाएंगे, उन पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, बताया जाएगा कि ये नया लॉ आया है, इससे आपका क्या हो सकता है। और वो देख के छोटे जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो जैसे इंस्पायर हो चुके हैं कि नहीं, अगर जैसे रवीश कुमार जी जर्नलिज्म कर रहे तो मैं भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोल दूं, मैं भी कुछ मदद करूं, मैं भी कुछ सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊं। अगर आप चले गए तो फिर वो सब बंद हो, डर लग जाएगा सबको कि अगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। और ये कानून बनाने के बाद सरकार जनता से कहेगी कि उन्होंने कानून तोड़ा है, तोड़ा है, इसलिए वो न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ते रहे। जी।
तो एक चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा इसकी वजह से। और दूसरा ड्यूअल इफेक्ट जो आएगा, अगर आप सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो इनके खिलाफ जो सवाल उठा रहे हैं और आप उनको छूट दे रहे हो जो सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो और एनकरेज हो जाएंगे वो कि ये लॉ हम पे तो अप्लाई कभी होता ही नहीं है तो उनको तो पूरा बूस्ट मिल जाएगा। और अभी भी एक तरह का देखिए कि हाउसिंग सोसाइटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें ज्यादातर एक धर्म के खिलाफ और एक धर्म के पक्ष की सामग्री डाली जाती है। जैसे ही कोई दूसरी बात डालता है उससे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है या उस पर हमला शुरू हो जाता है, वो तनाव में डालना छोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को अब वो कानूनी रूप बनाकर वो हथियार अपने पास रखना चाहते हैं। आप अगर व्हाट्सएप से मीम भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम बना रहे हैं जिसमें किसी बिल की इतनी खुलकर समीक्षा कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट बिल की समीक्षा देखिए न्यूज चैनलों पर कितनी कम है, क्योंकि प्रभावित वो भी हो सकते हैं, आज के दौर में भले ना हो, लेकिन ये सारे जो प्रावधान मेघनाथ ने बताए, गिनाए आपके सामने, ये उनकी चिंता के भी विषय होने चाहिए। पर उन्हें ये मालूम है कि चूंकि वो इस खास तरह के राजनीतिक पाले में चले गए हैं, उनका इस तरह से कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा और उन्होंने इतना ज्यादा समर्पण कर दिया है कि अब इससे उनका क्या ही नुकसान होगा। वो चल रहा है, उनका कारोबार भी चल रहा है, क्योंकि सरकार उन्हें विज्ञापन देती है। आप जो सरकार को टैक्स देते हैं उससे पत्रकारिता नहीं करने के लिए पत्रकारिता के नाम पे करोड़ों रुपए का विज्ञापन उनको दिया जाता है। बिल्कुल, हमें तो सरकार से विज्ञापन नहीं मिलता है, लेकिन हम पर वो सारी जवाबदेहियां लाद दी जाएंगी जो एक ब्रॉडकास्टर जो विज्ञापन से चलता है, जो फीस लेता है, जो पब्लिक से उस पर होती है, उस तरह के नियम हम पर भी लागू कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर ये तय कर दिया जाए कि आप किसी न्यूज रूम में नहीं रहेंगे, किसी चैनल में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको उसी दिन पत्रकारिता को राम राम कह देना पड़ेगा कि भाई अब हम कहीं नहीं कर सकते। बिल्कुल। शुक्र की बात है कि आज की तारीख में YouTube है। इसकी अपनी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी कमियां हैं, हम सब समझते हैं, मगर इसी की ये संभावना थी YouTube की वजह से ही कि कुछ पत्रकार आकर अपना घर भी चला सके, पत्रकारिता भी कर सके और इसकी संभावना को बचाकर रख पाए कि पत्रकारिता होती कैसे है, की कैसे जाती है, इसका मकसद क्या है। अब अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम। थैंक यू रवि, थैंक यू जैसे एक मेघनाथ। लाइन किसी ने बोली मुझे कि मैं तो अपनी सेल्फी स्टिक उठा के चल दूंगा, मैं तो फकीर आदमी हूँ। चलिए, फकीर आदमी। सेल्फी पे भी पता चला कि पाबंदी हो गई, क्योंकि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन हो सकता है राजनीतिक हो। कोई भी मीडियम से ऑडियो वीडियो कंटेंट क्रिएटर, बहुत मुश्किल है आगे का रास्ता। तो इस बिल को आप खुद भी पढ़िए, खुद भी अपने तरीके से समझिए, और सरकार ने जो वेबसाइट पे इसे डाला है वहां पर जाकर अपनी राय दीजिए। उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में बहुत अपनी कुछ बात फर्क कह सकते हैं। पड़ने लगा है। पत्रकारिता जब खत्म होती है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों के लिए जब आप पत्रकारों को ढूंढते हैं तो न्यूज चैनल वाले कवर नहीं करते। तब क्या करते हैं, तब आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमसे ही उम्मीद है, आपको करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सारे मुद्दों को वैसे ही कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, और उन मुद्दों को करने के लिए जो न्यूज रूम में एक टीम होती है उस तरह की टीम नहीं होती है। तो आप उनकी बजाय हमसे निराश हो जाते हैं कि हमने नहीं किया। लेकिन अब ये रास्ता, फिर भी आपको एक उम्मीद तो है कि यहाँ क्या कवर हो सकता है। अगर मैं ना करूं तो हो सकता है कि आप अपना वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दें, उससे एक आंदोलन बन जाए, उससे लोगों का ध्यान जाए। तो वो भी रास्ता, आपके पब्लिक होने, आपके नागरिक होने का रास्ता कितना चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सोच लीजिए। भजन करने का समय तो जीवन भर का है, ये जरा सा सोच लीजिए। ये गया तो भजन में भी मजा नहीं आएगा। तो नमस्कार, मैं रवीश कुमार। थैंक यू। एक लाइन बोल दूं आखिरी में। जस्ट एक बोलना चाहता था कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ये बिल पे, तो मेरे चैनल पे मैं हर बुधवार को रात को 9 बजे बैठता हूँ 3 घंटों के लिए। तो आप मेरे यहाँ पे आके बिल्कुल सवाल पूछिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जर्नलिज्म भी थोड़ा इवॉल्व हो रहा है और हमारी लोगों की तरफ जवाबदेही और बढ़नी चाहिए। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इंडियन जर्नलिज्म में ही कि मैं लाइव रहूंगा 3 घंटे के लिए और आप मुझे सवाल पूछिए। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है यहाँ पे, कुछ चैलेंज करना होगा, तो मैं बिल्कुल आपका सवाल आंसर करूंगा। तो मेघनाथ का चैनल है मेघ नर्ड, MEGHNERD। जी बिल्कुल।
आप टाइप करेंगे आप YouTube उसको पर भी भैया मेघनाथ सब्सक्राइब आ करें जाएगा, सभी फिर लोग। आप मेघनाथ से सवाल कर सकते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू।